आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की कुछ बहुत ही दिलचस्प गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे हाथ ये कुछ नोट्स लगे हैं जो उस दौर की कहानी बताते हैं जब यूरोप से कंपनियां व्यापार करने भारत आईं और देखते ही देखते यहाँ की सियासत की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई। और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये उन रणनीतियों, महत्वाकांक्षाओं और धोखों की कहानी है जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। इन नोट्स में कई ऐसी परतें हैं जिन्हें खोलना जरूरी है। तो आज हम इन नोट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। एक ट्रेडिंग कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की हुक्मरान कैसे बन बैठी। हमारा सफर 1498 से शुरू होकर 1857 के गदर तक जाएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है मसालों की खुशबू से और ख़त्म होती है बारूद के धुएं पर। देखते हैं कि कैसे तिजारत के रास्ते तख्त तक पहुंचे। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैदान में खिलाड़ी कौन-कौन थे। नोट्स के मुताबिक पुर्तगाली 1498 में, डच 1602 में, अंग्रेज 1600 में और फ्रांसीसी 1664 में आए। मतलब सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे 1498 में वास्को डी गामा। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात लिखी है। जब वो वापस पुर्तगाल गया तो अपनी यात्रा का सारा खर्च निकालने के बाद उसे 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना? यही 60 गुना का मुनाफा वो चुंबक था जिसने पूरे यूरोप को भारत की तरफ खींच लिया। हर किसी को लगा कि भारत वाकई सोने की चिड़िया है। लेकिन पुर्तगालियों के इरादे सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं थे। उनके गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एक पॉलिसी अपनाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। इसका सीधा मतलब था, जमीन तुम्हारी लेकिन समंदर हमारा, हिंद महासागर पर पूरा कंट्रोल। तो उनका इरादा जमीन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि समुद्र के व्यापार पर एकाधिकार करना था। ये तो आज की बड़ी कंपनियों की रणनीति जैसा लगता है, जो बाजार पर कब्जा करना चाहती हैं, देश पर नहीं। बहुत अच्छी तुलना है। और इसी सोच को आगे बढ़ाया अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने, जिसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। उसने एक बड़ा कदम उठाया और 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। और तो और, उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए बढ़ावा दिया ताकि यहाँ एक स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाई जा सके। एक मिनट, इन नोट्स में कार्टा सिस्टम नाम की किसी चीज का जिक्र है। ये क्या था? सुनने में तो किसी तरह का परमिट लगता है। ये एक परमिट ही था, लेकिन जबरदस्ती वाला। पुर्तगाली कहते थे कि हिंद महासागर उनका है और अगर किसी भी भारतीय जहाज को वहां से गुजरना है तो उन्हें पुर्तगालियों से एक पास यानी कार्टाज खरीदना होगा, नहीं तो जहाज लूट लिया जाएगा। तो उन्हें प्रोटेक्शन मनी देनी होगी। ये तो समुद्री गुंडागर्दी हुई। और नोट्स कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर तक को अपने जहाजों के लिए टैक्स देना पड़ता था। ये यकीन करना मुश्किल है। पर ये सच है, ये उनकी समुद्री ताकत का खुला प्रदर्शन था। वैसे वो अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस और आलू, टमाटर, काजू जैसी कई नई चीजें भी लाए। और एक मजेदार बात यह है कि वो भारत में सबसे पहले आए और गए सबसे आखिरी में 1961 में गोवा से। पुर्तगालियों ने समंदर पर तो राज कर लिया, लेकिन जमीन की असली जंग तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। नोट्स में लिखा है कि जहांगीर ने उन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब भी दिया। ये मनसब क्या होता था? मनसब मुगल दरबार में एक हैसियत या कह सकते हैं एक ओहदा होता था। ये एक तरह से जहांगीर का हॉकिंस की इज्जत अफजाई करने का तरीका था। हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात करके उसे बहुत प्रभावित किया था, लेकिन फैक्ट्री लगाने की इजाजत उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए उन्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ी। 1612 में सूरत के पास स्वाली में उन्होंने पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को बुरी तरह हराया। और इसका क्या असर हुआ? इस एक लड़ाई ने मुगलों की आंखें खोल दी। उन्हें साफ दिख गया कि समंदर का नया बादशाह कौन है। अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति पुर्तगालियों से कहीं बेहतर थी। इसी जीत ने 1613 में उन्हें सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री लगाने का फरमान दिलवाया। और दूसरी तरफ थे फ्रांसीसी। हाँ, इन दोनों कंपनियों के बीच एक बुनियादी फर्क था, है ना? हाँ, और ये फर्क बहुत बड़ा था। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जिसे पेरिस से राजा का हुक्म मानना पड़ता था। वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो अपने शेयरधारकों के मुनाफे के लिए काम कर रही थी। तो इसका जमीन पर क्या मतलब हुआ? फैसले लेने की आजादी? बिल्कुल। और यही वो फर्क है जो प्लासी जैसी लड़ाई में दिखता है। कोई सरकारी कंपनी जिसे पेरिस से राजा का हुक्म लेना हो,
रॉबर्ट क्लाइव जैसी जोखिम भरी साजिश को कभी मंजूरी नहीं देती। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकती थी, उसने ये जुआ खेला और जीत गई। ये निजी महत्वाकांक्षा थी, सरकारी नीति नहीं। इन दोनों की दुश्मनी कर्नाटक में हुए 3 युद्धों में साफ दिखी और 1760 में वॉन्डीवॉश की लड़ाई ने तय कर दिया कि भारत में फ्रांसीसियों का सूरज डूब चुका है। तो अंग्रेजों ने समुद्र पर अपना कब्जा जमा लिया और फ्रांसीसियों को भी किनारे कर दिया। लेकिन असली पैसा तो जमीन पर था। इन नोट्स के हिसाब से उनकी नज़र सीधे उस जगह पर गई जो उस वक्त सोने की खान कहलाती थी, बंगाल। और इस खान की चाबी उन्हें 1717 में मिली, जब मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने एक फरमान जारी किया। इस फरमान ने कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की खुली छूट दे दी। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन समस्या तब हुई जब कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इस छूट का इस्तेमाल करने लगे। इससे बंगाल के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था, जिसका बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला ने कड़ा विरोध किया। और यहीं से टकराव की शुरुआत हुई, जो 1757 में प्लासी की लड़ाई तक पहुंची। लेकिन नोट्स बताते हैं कि ये कोई आमने सामने की जंग थी ही नहीं, ये एक धोखा था। ये मैदान में लड़ी गई लड़ाई से ज्यादा बंद कमरों में रची गई साजिश थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया। नतीजा, जंग के मैदान में मीर जाफर अपनी सेना लेकर चुपचाप खड़ा रहा। सिराजुद्दौला की विशाल सेना बिना लड़े ही हार गई। इन नोट्स में मीर जाफर के लिए आधुनिक भारत का गद्दार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो दिखाता है कि इस धोखे का असर कितना गहरा था। प्लासी ने उन्हें बंगाल में एक कठपुतली नवाब तो दे दिया, लेकिन उनकी असली सैन्य ताकत का इम्तिहान तो 1764 में बक्सर की लड़ाई में हुआ। इस बार उनके सामने 3 बड़ी ताकतें थीं: बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये एक असली लड़ाई थी। एक तरफ भारत की 3 बड़ी शक्तियों का गठबंधन और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की एक छोटी मगर अनुशासित सेना। और नतीजा चौंकाने वाला था। कंपनी की सेना जीत गई। बक्सर की जीत ने साबित कर दिया कि कंपनी अब सिर्फ धोखे से नहीं, बल्कि सैन्य ताकत के बल पर भी भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। और इस जीत का नतीजा था 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। इस संधि ने आखिर कंपनी को क्या दिया? इस संधि ने सब कुछ बदल दिया। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का अधिकार हमेशा के लिए कंपनी को दे दिया। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की औपचारिक शुरुआत हुई। कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन गई थी। उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन यानी एक अजीब सा सिस्टम लागू किया। टैक्स कंपनी वसूलेगी, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब की होगी, जिसके पास कोई पैसा ही नहीं था। मतलब सारी कमाई अंग्रेजों की और सारी जिम्मेदारी नवाब की। इसका अंजाम तो बहुत बुरा हुआ होगा। बहुत ज्यादा बुरा। इस लूट और अव्यवस्था के कारण 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए, जो उस समय बंगाल की आबादी का 1/3 हिस्सा था। तो बंगाल अब उनकी जेब में था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी था। उस समय मैसूर, मराठा, अवध जैसे कई ताकतवर राज्य थे। कंपनी का अगला कदम क्या था? अगला निशाना ये राज्य थे। इनमें मैसूर के हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान एक बड़ी चुनौती थे। वो बेहद काबिल शासक थे और उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर तैयार किया था। उन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। कुल 4 युद्ध हुए। आखिरकार 1799 में टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की दीवारों की रक्षा करते हुए मारा गया। और मैसूर के बाद भारत की सबसे बड़ी शक्ति तो मराठे थे। उनका क्या हुआ? मराठे उस समय शायद अकेली ऐसी ताकत थे जो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सकती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी आपसी फूट। पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ ये सभी बड़े मराठा सरदार आपस में ही सत्ता के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने बस इसी फूट का फायदा उठाया। उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई और 3 एंग्लो मराठा युद्धों के बाद 1818 तक मराठा साम्राज्य का भी अंत कर दिया। तो वो सिर्फ लड़ाइयों पर निर्भर नहीं थे। इन नोट्स में उनकी 2 बहुत ही चालाक नीतियों का जिक्र है: सहायक संधि और राज्य हड़प नीति। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पहली थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। ये एक मीठा जहर थी।
अंग्रेज किसी भारतीय राजा के पास जाकर कहते, आप अपनी सेना भंग कर दीजिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, बस हमारी एक सेना अपनी राजधानी में रखिए और उसका खर्च उठाते रहिए। मतलब राजा अपनी ताकत खुद ही अंग्रेजों के हवाले कर देता था और अपनी ही सुरक्षा के लिए उन्हें पैसे भी देता था। बिल्कुल, वो अपनी आजादी खोकर पूरी तरह कंपनी पर निर्भर हो जाता था। हैदराबाद का निजाम इसे स्वीकार करने वाला पहला शासक था। और दूसरी नीति थी लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये तो और भी सीधी थी। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसकी मौत के बाद उसका राज्य गोद लिए हुए बेटे को नहीं बल्कि सीधे कंपनी को मिल जाएगा। इसी नीति से सतारा, झांसी और नागपुर जैसे कई राज्य हड़प लिए गए। इन सभी नीतियों, भारी टैक्स और लगातार हो रही लूट की वजह से लोगों में गुस्सा तो भर रहा होगा ना? बहुत ज्यादा। राजाओं से लेकर किसानों और सिपाहियों तक हर कोई परेशान था। किसानों पर लगान का बोझ था, कारीगरों का काम धंधा विदेशी माल ने छीन लिया था और भारतीय सिपाहियों के साथ सेना में भेदभाव होता था। उन्हें कम वेतन मिलता था और वो कभी सूबेदार से ऊंचा पद नहीं पा सकते थे। नोट्स में कुछ सामाजिक धार्मिक कारणों का भी जिक्र है। हाँ, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह जैसे सुधार किए। ये कदम अच्छे थे, लेकिन कई रूढ़िवादी भारतीयों को लगा कि ये उनके धर्म और समाज में सीधा दखल है। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट मिलने से भी लोगों में ये डर बैठ गया कि अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं। मतलब बारूद का ढेर तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। हाँ। और वो चिंगारी बनी एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल। हाँ, ये विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। अफवाह फैली कि इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। आप सोचिए, हिंदू सिपाही के लिए गाय पवित्र है और मुसलमान सिपाही के लिए सूअर हराम। इस एक अफवाह ने दोनों समुदाय के सिपाहियों को यकीन दिला दिया कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत कर दी। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत की खबर आग की तरफ फैल गई। और ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने अफसरों को गोली मार दी, जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। अगली सुबह वो दिल्ली पहुंचे, लाल किले पर कब्जा किया और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। ये एक प्रतीकात्मक लेकिन बेहद शक्तिशाली कदम था। इसने एक बिखरे हुए सिपाही विद्रोह को एक राजनीतिक पहचान दे दी। देखते ही देखते ये आग कानपुर, लखनऊ, झांसी, अवध समेत पूरे उत्तर भारत में फैल गई। तो करीब 250 सालों का सफर जो 1498 में वास्को डी गामा की एक व्यापारिक यात्रा से शुरू हुआ था, वो 1857 के इस बड़े विद्रोह पर आकर रुका। ये साफ है कि ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं थी। ये धीरे धीरे बड़ी होशियारी से राजनीतिक सत्ता पर कब्जे की कहानी थी, जिसे कूटनीति, साजिश और सैन्य ताकत के दम पर अंजाम दिया गया। और इन सबको देखकर एक सवाल मन में आता है, जैसा कि इन नोट्स से भी साफ जाहिर होता है, अंग्रेजों की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण भारतीय शासकों की आपसी फूट थी। प्लासी में मीर जाफर का धोखा हो, मराठों की आपसी लड़ाइयां हो या मैसूर का अकेला पड़ जाना। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर उस वक्त बंगाल, अवध, मैसूर और मराठे जैसी बड़ी शक्तियां अपने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो गई होती, तो क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।